नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है संदीप जानी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शाम के 10 बज चुके हैं और हम यहाँ पे आज जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं, पेवमेंट मटेरियल्स। इससे पहले अगर बात करें दोस्तों क्या क्या हम पढ़ चुके हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप अगर अनअकैडमी ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी है तो एक बार आप अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हैं। ऐप पे जाने के बाद आपको संदीप जानी सर्च करना है और संदीप जानी सर्च करने के बाद वहां पे आपको स्पेशल क्लास दिखेगा। वहां पे आपको स्पेशल क्लास दिखेगा तो उस स्पेशल क्लास के अंदर आपको वहां पे हाईवे इंजीनियरिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन, हाईवे इंजीनियरिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन की सारी क्लासेस वहां पे मिल जाएगी अलोंग विद द क्वेश्चंस। तो ये पार्ट वहां पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो उसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको ओवरव्यू आज की क्लास में भी दे दूंगा कि कितना हम पढ़ चुके हैं या कौन सा कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से सवाल पूछे जाते हैं और डिटेल में आप वहां पे पढ़ ही सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को हमारे। और नया सब्जेक्ट अनअकैडमी के ऊपर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो शुरू हो रहा है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जहां पे आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मल्टीपल एजुकेटर्स से मल्टीपल कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और अपनी तैयारी जो है और बेहतर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हम पढ़ रहे हैं। तो आप कोड यूज कर सकते हैं संदीप11 व्हाइल यू आर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी। और दोस्तों, बहुत ही आपके पास जो है एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप मल्टीपल एजुकेटर से लाइव इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं किसी रीजन से, अगर आपने कोई क्लास जो है वो मिस कर दी तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। इस सेशन में हम बात करेंगे पेवमेंट मटेरियल की, और उससे पहले फटाफट ओवरव्यू लेते हैं कि हमने हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर क्या बातें की हुई हैं, जो आपको मिलेगा अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। आपको संदीप जानी सर्च करना है और वहां पे आपको स्पेशल क्लासेस में जाना है। ज्योमेट्रिक डिजाइन नाम से क्लासेस होंगी, सेशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उन सेशंस को आप देखना शुरू कर दीजिए, जहां से आप हाईवे इंजीनियरिंग का ज्योमेट्रिक डिजाइन जो पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप गेट की बात करें, ईएससी की बात करें, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोस्तों उसके अंदर बात की थी कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट सबसे पहले आप करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप उसका एमआरपी लेबल देखते हैं। तो इसी से हमने वहां पे याद किया था कि जो मेन स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, मैप स्टडी, रिकॉन्सेंस सर्वे, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे एंड देन यू गो फॉर लोकेशन सर्वे। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, रिकॉन्सेंस सर्वे क्या होता है ये जाना, प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है ये जाना, फिर उसके बाद लोकेशन सर्वे क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हमने बातें की वहां पे। और उसके बाद दोस्तों हम चले जो अलग अलग इंडिया के अंदर हाईवे प्लानिंग आई उनके अंदर, जैसे कि जयकार कमेटी के बारे में हमने बात की, वहां पे इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में हमने बात की, जो आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई जो सेटअप हुआ 1950 में, इसके बारे में हमने बात की। फिर जो आपके 20 ईयर प्लान्स आए, नागपुर रोड कांग्रेस आया, बॉम्बे आया, लखनऊ आया, इसके बारे में हमने बात की। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज के बारे में हमने शुरू किया कि हाईवे के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होंगे, साइड डिस्टेंस होंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, इनके बारे में जाना हमने। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ रोड्स के बारे में हमने जाना, टाइप ऑफ व्हीकल के बारे में, डिजाइन व्हीकल क्या होता है इसके बारे में, टोपोग्राफी हम किसको कहते हैं, टोपोग्राफी की जो अलग अलग क्लासेस हैं, प्लेन जो है अगर क्रॉस स्लोप 0 to 10 है तो प्लेन कहते हैं, रोलिंग 10 to 25, माउंटेनियस है तो 25 से 60, स्टीप है तो ग्रेटर देन 60% हो जाएगा। ट्रैफिक कैपेसिटीज के बारे में हमने जाना कि ट्रैफिक कैपेसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका ट्रैफिक है तो उसको पैसेंजर कार यूनिट्स में आप बताते हैं, इसके बारे में हमने जाना। ट्रैफिक कैपेसिटी एएडीटी क्या है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, इसके बारे में हमने जाना। फिर डिजाइन स्पीड क्या होती है, डिजाइन स्पीड कितनी होती है एक्सप्रेसवेज के लिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इनके लिए। फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप्स हमने जाने थे दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन क्या होता है, लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है, स्किडिंग क्या होता है, स्लिपिंग क्या होता है, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने वहां पे जाना। अनइवननेस इंडेक्स, ट्रैफिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप रोड्स को क्लासिफाई करते हैं। फिर नागपुर क्लासिफिकेशन, मेन जो इसके बारे में कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। आफ्टर दैट हमने शुरू किया ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के अंदर कैरेज वे क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, मीन्स, मीडियन, कर्व्स, मीडियन, रोड मार्जिन, इनके बारे में हमने जाना।
आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जहां से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस है वहां पे एक बार आप जाएंगे तो वहां पे आपको उन क्लासेस के अंदर ये जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ाए, अब क्योंकि बहुत सारा टेबल वाला डेटा होता है ना, तो टेबल वाला डेटा हमें कम याद रहता है, ठीक है, एक लाइन कोई आ गई उसमें कुछ डेटा है तो हम इजीली रिमेंबर कर लेते हैं, लेकिन जब भी टेबल की फॉर्म में डेटा होता है तो हमें याद नहीं रहता है। तो उसी के लिए दोस्तों आप जब वो क्लास अटेंड करेंगे तो पहले क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है, इनको समझाया हुआ है, एंड आफ्टर दैट जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तब इनका यूटिलाइजेशन, तो आप वहां क्वेश्चंस की फॉर्म में चीजों को ज्यादा अच्छे से आप रिमेंबर कर पाएंगे। शोल्डर क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, मीडियन, रोड मार्जिन, राइट ऑफ वे क्या होता है, फिर क्रॉस लूप या कैम्बर जो है उसका पर्पस क्या है, कैम्बर कैसे प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, हैवी रेन, लाइट रेन के केस में, कंक्रीट, बिटुमिनस, ग्रेवल या फिर अर्दन जो आपका हाँ जी, तो जो आपका जिस प्रकार का पेवमेंट है आपका उसी के अकॉर्डिंग आप कैसा कितना कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं। साइड डिस्टेंस कंसीडरेशंस की हमने बात शुरू की थी दोस्तों, तो सबसे पहला एसएसडी, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से, एसएसडी से रिलेटेड तो बहुत सबसे ज्यादा जो साइड डिस्टेंसेस में आता है सवाल अगर कोई, तो वो आता है एसएसडी से रिलेटेड। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड ऑल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसमें हमने पढ़ा था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, फिर इसको हमने डिराइव किया। आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू दिस फाइनल फार्मूला, एसएसडी इक्वल्स टू वीटी, टी यहाँ पे रिएक्शन टाइम है, वी स्क्वायर अपॉन 2g म्यू, म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एफ से भी हम इसको डिनोट कर लेते हैं। अगर ग्रेडियंट पे हो तो जनरलाइज जो आपका फॉर्मूला है जो आप ग्रेडियंट के लिए यूज कर सकते हैं वो ये एसएसडी का एक फाइनल फॉर्मूला है। सवालों में कई बार आपसे पूछता है सिर्फ लैग डिस्टेंस पूछता है, कई बार सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछता है, तो ये तो आपका हो गया क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस, और ये आपका कौन सा डिस्टेंस हो गया, लैग डिस्टेंस हो गया। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू आईआरसी रिकमेंडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात की, इसको हमने डिराइव किया, और फाइनल हमारे पास जो टाइम आता है √4s अपॉन ए, एंड ओएसडी की जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं आईआरसी की वो भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। साइड डिस्टेंस में फिर इंटरसेक्शन पे साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स के बारे में हम आ गए उसके बाद, तो वहां पे हमने बात की हॉरिजॉन्टल कर्व की, फिर वहां पे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। स्किडिंग की कंडीशंस जो थी फॉर नो स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग, इनकी क्या क्या कंडीशंस है इनके बारे में हमने जाना। आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन से भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर, तो सुपर एलिवेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला E + F = V² अपॉन GR आपको याद रखना ही रखना है। फिर इसकी अलग अलग कंडीशंस कि E = V² अपॉन 127R कब होता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की केस में हम करते हैं इसको। अगर आपने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया तब क्या होगा, अगर आप सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपको आप किसी कर्व पे नेगोशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रिक्शन को आप लगाना चाह रहे हैं या सिर्फ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसके केसेस की हमने बात की। फिर हमने बात की कि इनर टायर पे आउटर टायर पे प्रेशर्स का वेरिएशन कैसे होगा, कब दोनों टायर पे प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, कब इनर टायर जो है उसके ऊपर 0 हो जाएगा, इस तरीके से हमने बात की थी। फिर सुपर एलिवेशन, सिमिलरली इन केसेस वेयर सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से, इसके बारे में हमने जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। फिर सुपर एलिवेशन का हमने एक और फॉर्मूला बताया V² अपॉन 225R, किस केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब मिक्स ट्रैफिक होता है। हमें पता है हमारा देश जो है विविधता है इसमें बहुत ज्यादा, इस देश के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिख जाएगी, लग्जरी कार्स, और साथ में वहां पे बैलगाड़ी भी चलती हुई आपको दिख जाएगी। तो हर एक व्हीकल जरूरी नहीं है वो एक इतनी ज्यादा तेज स्पीड पे चल रहा हो कि वो जब आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें तो वो ज्यादा सुपर एलिवेशन के ऊपर कर्व से मुड़ पाए। हो सकता है कि आपने सुपर एलिवेशन ज्यादा प्रोवाइड कर दिया और वो टॉपल हो जाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसे स्लो मूविंग व्हीकल्स है उनको भी हम ध्यान में देते हुए डिजाइन स्पीड को 75% तक कंसीडर करके और फिर उसके बाद सुपर एलिवेशन बताते हैं V² अपॉन 225R। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम सुपर एलिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इसका यूज भी आता है क्वेश्चंस के अंदर। आईआरसी कितना रिकमेंड करता है, प्लेन एंड रोलिंग में 7%, हिल रोड्स के अंदर मैक्सिमम 10% तक प्रोवाइड कर सकते हैं आप, और अर्बन रोड स्ट्रेचेस में 4% तक प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है रूलिंग रेडियस, रूलिंग रेडियस सेम फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, V² अपॉन G E + F। तो मिनिमम रेडियस जो आप डिराइव करते हैं वो कहलाती है रूलिंग रेडियस। मिनिमम रेडियस कैन बी डिराइव्ड बाय अज्यूमिंग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व के बारे में हमने जाना, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होती है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, चाहे आप एई एग्जाम दे रहे हैं, जेई एग्जाम दे रहे हैं, गेट एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके यूज में आता है, तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। फिर ट्रांजिशन कर्व या ईजमेंट कर्व्स के बारे में हमने जाना दोस्तों, कैसे कैसे टाइप के कर्व्स होते हैं, आईआरसी कौन से केस में कौन सा कर्व रिकमेंड करता है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की हमने बात की दोस्तों, तो 3 केस होते हैं, 3 फॉर्मूले आपको बताए थे जो कि याद रखने हैं आपको, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ज्यादातर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन आता है, सिंपल सा फॉर्मूला वी क्यूब अपॉन सी आर आपको याद रखना है। सी की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी होगी, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस के ऊपर आपने सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड किया, रोड को उसके आउटर एज के अबाउट या इनर एज के अबाउट आपने उसको रोटेट करवाया या सेंटर के अबाउट करवाया, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बताते हैं। तीसरा केस जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ आईआरसी है 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आप कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब बात आती है दोस्तों सेटबैक डिस्टेंस की। सेटबैक डिस्टेंस कितना डिस्टेंस आप जो प्रोवाइड करते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए, द सेटबैक डिस्टेंस इज डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन इनर साइड ऑफ द कर्व। कि इन एडुकेट जो आपका साइड डिस्टेंस होता है, कोई भी कर्व के ऊपर आप मुड़ रहे हैं तो आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे, तो उसके लिए जो आप सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो कहलाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट की हमने बातें की दोस्तों, वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, इनके बारे में हमने बातें की, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। एंड आफ्टर दैट फिर हमने कर्व रेजिस्टेंस की भी बात की कि कोई एक व्हीकल जो है वो स्ट्रेट जा रहा था तो उसका ट्रैक्शन जो था, जो इंजन उसको पुश कर रहा था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा था, लेकिन उसने टर्न ले लिया, तो अब उसका जो ट्रैक्शन है उसके अंदर जो कमी आ जाती है वो क्या कहलाता है, कर्व रेजिस्टेंस। फिर ग्रेड कंपनसेशन की बात की कि जहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व भी होता है और वहां पे वर्टिकल कर्व भी आ जाता है, तब उस केस में जो आप ग्रेडियंट होते हैं उसको कुछ रिड्यूस कर देते हैं ताकि आपका जो व्हीकल है वो इजीली उस ग्रेडियंट को ओवरकम कर पाए, वहां पे चढ़ पाए, तो इसे हम कहते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन के दो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 30 प्लस आर बाय आर परसेंट और 75 बाय आर। तो 75 बाय आर परसेंट, इससे ज्यादा ग्रेड कंपनसेशन आप प्रोवाइड नहीं करते हैं और कंपनसेटेड ग्रेड जो है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, वर्टिकल कर्व्स के बारे में बातें की हमने, और वर्टिकल कर्व्स का जो डेविएशन एंगल है कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हमने जाना। आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू सबमिट कर्व। सबमिट कर्व की क्या क्या कंडीशंस थी, एसएसडी के अकॉर्डिंग, आईएसडी के अकॉर्डिंग या ओएसडी आपको जब गिवन हो, इन जो कंडीशंस को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपल फॉर्मूलों की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा कि जब आपको एसएसडी की वैल्यू दे रखी हो, ओएसडी की वैल्यू दे रखी हो, एल ग्रेटर देन एस है तो क्या होगा, एल लेस देन एस है तो क्या होगा, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इनको समझा और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए थे वहां पे। वैली कर्व की बात की थी, वैली कर्व के जो फॉर्मूलाज हैं इनके बारे में भी हमने वहां पे बात की और क्वेश्चन भी किया था इस फॉर्मूले से रिलेटेड, जब आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पता करना था फॉर हेडलाइट डिस्टेंस। नेक्स्ट पेवमेंट मटेरियल्स, तो ये हमारा टॉपिक है जहां से हम आज शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों पेवमेंट मटेरियल, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी आप हाईवे कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी पाथ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो पेवमेंट मटेरियल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है उसके बारे में बताने में, कि जितना अच्छा मटेरियल आप यूज करोगे, जितना अच्छे से आपने उसको फॉर्म किया, तो उतना ही वो ड्यूरेबल भी रहेगा और क्वालिटी भी है उसकी अच्छी रहेगी। तो अगर पेवमेंट की बात करें तो नीचे से आप बिल्कुल ग्राउंड सरफेस से नीचे से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सब ग्रेड, ग्रैनुलर, सब बेस, बेस, सरफेस, ये सारे जो लेयर्स हैं आती हैं पेवमेंट के अंदर। तो पेवमेंट के अंदर होता क्या है बेसिकली, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई एक सिंगल मटेरियल आपने यूज कर लिया, आप कह रहे हैं कि सिंगल सीमेंट आपने यूज कर लिया, नहीं करते हैं आप, बिटुमेन सिर्फ यूज कर लिया, नहीं, आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कॉन्ग्लोमेरेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग मटेरियल्स हैं, एक बाइंडिंग मटेरियल होगा, एक मटेरियल जैसे एग्रीगेट है वो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, तो आप अलग अलग मटेरियल्स हैं उनको यूज करके फिर आप क्या बना रहे हैं, पेवमेंट बना रहे हैं। तो कैसी टाइप की पेवमेंट है डिपेंड करता है, कैसी किस जगह पे आपको पेवमेंट प्रोवाइड करनी है, ये डिपेंड करता है वहां की कंडीशंस के ऊपर, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां पे रेनफॉल कितनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, स्लोप कितना है, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं, और कितना उसके ऊपर ट्रैफिक का लोड है ये भी डिपेंड करता है। These materials, their associated properties and their interactions determine the properties of the resultant pavement। जो जो मटेरियल आपने यूज किया है पेवमेंट के अंदर, वो मटेरियल सब वही डिफाइन करेगा कि आपकी जो पेवमेंट बनी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है।
A good understanding of these materials, how they are characterized and how they perform is fundamental to understanding the pavement. अब कोई pavement बनाएंगे, आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, आपको वैसे भी आप पता है पुराने जमाने में स्टोन मिलते थे, स्टोन से हम घर बनाते थे, फिर हमने ब्रिक्स बनानी शुरू कर दी। तो आप ब्रिक को क्यों इतना पढ़ते हैं, क्यों हमने बीटेक की, बीटेक में हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी मटेरियल को अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है जब हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम पेवमेंट बना रहे हैं तो पेवमेंट के जो मटेरियल्स हैं उनको समझना जरूरी हो जाता है, ताकि हमारी जो पेवमेंट बने वो ड्यूरेबल रहे और वो इकोनॉमिक भी रहे, कैसी कंडीशन में उसको यूटिलाइज करना है उसके अकॉर्डिंग वो सुटेबल हो वहां पे। The materials which are used in construction of highway are of intense interest by टू द हाईवे इंजीनियर। ऑब्वियस ही बात है, जो हाईवे इंजीनियर है तो उन मटेरियल्स का प्रॉपर ध्यान रखेगा, किस प्रकार के मटेरियल किस प्रोपोर्शन में यूज किए जाएंगे और क्या क्या उनके जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, मापदंड है जो उनकी गुणवत्ता के, वो एकदम सटीक होने चाहिए। सॉइल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, सबसे पहले एवरीथिंग जो भी रेस्ट कर रहा है, जो भी आपका पेवमेंट टिका हुआ है वो किस पे टिकेगा, सॉइल के ऊपर टिकेगा। तो सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है कि आप पेवमेंट जो बना रहे हैं उसके नीचे की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सॉइल हमें पता है बेसिकली होता क्या है, जो भी आपकी रॉक्स होती हैं, रॉक्स का डिसइंटीग्रेट हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, फिजिकल मेथड से अगर टूटता है बहते हुए पानी के साथ, हवा के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, तो वो फिजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। एसिड रेन हो गई वहां पे, या कुछ ऐसी प्लांट्स या वेजिटेशन हो गए जो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं जिसके कारण उस रॉक के ऊपर इरोजन हुआ या वो पार्टिकल्स टूटे, वहां से उनका केमिकल या मिनरल जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ, तब हम कह देते हैं कि वो केमिकल वेदरिंग हो गई। तो इस तरीके से सॉइल फॉर्म हो जाती है। तो वो सॉइल जो है, अब उसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो पेवमेंट के नीचे जो सॉइल होती है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, कितना लोड वो कैरी कर सकती है, कितना वाटर के साथ वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है कि वो स्वेलिंग उसमें हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाती है। कितना उसके अंदर जो है वॉइड्स प्रेजेंट है, कितना अच्छे से वो कॉम्पैक्टेड है या नहीं है, कितना उसके अंदर अगर आसपास मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है तो सीपेज तो नहीं हो रहा है उसके थ्रू। तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम सॉइल को स्टडी करते हैं, किसके लिए, हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो एक जो सॉइल होगी उससे हमारी क्या अपेक्षाएं होंगी, क्या हमारी उम्मीदें होंगी कि जो हाईवे की सब ग्रेड पे जो हम सॉइल यूज कर रहे हैं वो कैसी हो, वो स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल हो, ऐसा नहीं है कि उसमें सेटलमेंट आ जाए तो हमारी पेवमेंट जो है जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है, जितना स्लोप हमने प्रोवाइड किया है वो सब खराब ना हो जाए, इनकम्प्रेसिबल ना हो। परमानेंसी ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रेंथ है, थोड़े टाइम बाद मॉइस्चर कंटेंट के चेंजेस हुए, फिर स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई या स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, तो हमारी जो पेवमेंट बनाई हुई है वो वेस्टेज चला जाएगा। मिनिमम चेंजेस इन वॉल्यूम होने चाहिए अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर एंड ग्राउंड वाटर, अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए, ईज ऑफ कॉम्पैक्शन होना चाहिए वहां पे। सॉइल के ऊपर हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, तो इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉइल है क्या है, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं, हर एक चीज के बारे में, चाहे इसकी शेयर टेस्ट हो, बियरिंग टेस्ट हो, पेनिट्रेशन टेस्ट हो, और भी जितने भी टाइप के हम टेस्ट की बात करते हैं सॉइल के अंदर, वाटर कंटेंट क्या है, यूनिट वेट क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम बहुत अच्छे से समझते हैं अगर हमने एक आधी बार भी अगर हमने सॉइल की जो क्लास है वो ले रखी है तो। अब शेयर टेस्ट, बियरिंग टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि हमें इन्हें और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, हमें पता है सॉइल मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ी है तो इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एग्रीगेट्स की बात करते हैं अगर हम, तो एग्रीगेट क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट किस टर्म को हम एग्रीगेट कहते हैं। मेन काम एग्रीगेट्स का क्या होता है, जो भी कंप्रेसिव लोड होता है उसको वो बियर करते हैं। मेन जो बल्क होता है जो आपकी पेवमेंट का वो ये फॉर्म करते हैं, आरसीसी के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। एग्रीगेट हम यूज करते हैं जो भी सैंड, ग्रेवल और टूटा हुआ जो स्टोन है, क्रश्ड स्टोन जो है, क्रश किया हुआ स्टोन जो है, उसको हम यूज करते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं उसको हम। कोई एक बाइंडिंग मीडियम होगा, बाइंड करने वाला, जोड़ने वाला एक कोई मीडियम होगा, वो वाटर भी हो सकता है, बिटुमिन हो सकता है, पोर्टलैंड सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, ये सारी जो आपके बाइंडिंग मीडियम है, ये सारे क्या है, बाइंड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो एग्रीगेट के आसपास क्या होगा, एक बाइंडिंग मटेरियल होगा जो उसको बांध के रखेगा, पेवमेंट बनाने में हेल्प करेगा। बाय वॉल्यूम एग्रीगेट जो होता है वो मेजॉरिटी में लगभग 92 से 96% होता है बिटुमिनस कंक्रीट का, और 70 से 80% होता है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट जो है उसका। तो एग्रीगेट जो है मेजॉरिटी में है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करें।
एग्रीगेट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर बेस एंड सब बेस कोर्सेज फॉर बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट्स। बेस कोर्स में, सब बेस कोर्स में हम एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो द एग्रीगेट्स यूज्ड इन टॉप लेयर्स, टॉप लेयर में होगा तो उस पे क्या क्या लगेगा, जो भी ऊपर वाली लेयर है आपकी, अलग अलग रोड की जो लेयर हो गई, पेवमेंट की जो लेयर्स हैं, अगर ऊपर वाली जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर क्या होगा, व्हीकल्स यहाँ पे चलने वाले हैं। जब व्हीकल यहाँ से चलेगा तो एक तो वो इसके ऊपर डायरेक्ट लोड लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा डायरेक्ट, जो भी उसका व्हील लोड है, व्हील जो है उसका पहिया जो लोड लगा रहा है, एक तो वो लगाएगा। एक उस पे क्या होगा, वियर एंड टीयर होगा, जब वो चलेगा उस पे वो घिसेगा, टायर घिसेंगे उसके ऊपर, तो वियर एंड टीयर होने वाला है वहां पे। एक क्या होंगे, उसके पार्टिकल्स क्रश भी होंगे, एकदम से सडन लोड लगेगा, पार्टिकल्स क्रश होंगे, तो स्ट्रेस एक्शन लगा एक तो उसके ऊपर, एक वियर एंड टीयर हुआ उसका, और क्या हो गया यहाँ पे, क्रशिंग भी हो गया उसका साथ में। तो एग्रीगेट्स जो हैं, हमारी अपेक्षा क्या है, हम एग्रीगेट्स को किस तरीके से देखेंगे कि एग्रीगेट जो है उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वियर एंड टीयर जो है उनके अंदर कम से कम होना चाहिए, क्रश ना हो, वो बहुत ही ज्यादा हैवी लोड्स रेजिस्ट कर पाए। हार्डनेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हार्डनेस आप सभी को पता है, किसी भी मटेरियल को अगर आप रब कर रहे हैं, अगर आप स्क्रैच कर रहे हैं, तब उसका जो सरफेस है वो अलग ना हो उससे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टू एब्रेजन या रबिंग। रब करने पर या उसको घिसने पर या फिर स्क्रैच करने पर क्या ना हो, वो कोई इंप्रेशन हमें दिखाई ना दे या वो स्क्रैच ना हो, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो हम कहते हैं हार्डनेस कहलाता है। तो एग्रीगेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होने चाहिए, ताकि जब व्हीकल उसके ऊपर से चलते हैं, पेवमेंट के ऊपर जब व्हीकल चलेगा, तो वो क्या ना करे, उस पेवमेंट के सरफेस को वहां से अब्रेज ना कर दे, इरोड ना कर दे, हटा ना दे वहां से, तो सफिशियंट हार्डनेस प्रेजेंट होनी चाहिए उसके अंदर। Abrasive action is severe when steel-tired vehicles move over the aggregates exposed at the top surface। जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं वो मूव करते हैं जब रोड के सरफेस के ऊपर, तब वहां से एब्रेसिव एक्शन होता है, रब होती है रोड, घिसती है वहां से, स्क्रैच होता है उसके ऊपर, तब वो पार्टिकल्स अलग ना हो जाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो एग्रीगेट्स आपने यूज किए हैं उनकी सफिशिएंट हार्डनेस है। अब शेप ऑफ एग्रीगेट की अगर बात करें दोस्तों, तो अलग अलग टाइप के एग्रीगेट्स हो सकते हैं, राउंड एग्रीगेट हो सकते हैं, फ्लेकी एग्रीगेट्स हो सकते हैं, एंगुलर एग्रीगेट्स हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड एग्रीगेट्स हो सकते हैं। तो इन एग्रीगेट्स में से फ्लेकी और इलोंगेटेड जो होते हैं, फ्लेकी एग्रीगेट और जो इलोंगेटेड होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम होती है। क्यूबिकल और एंगुलर जो एग्रीगेट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। तो हम अवॉइड ही करते हैं कि जो आपके फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स है उनको हम इस्तेमाल ना करें। अब एग्रीगेट की अगली प्रॉपर्टी क्या है, एग्रीगेट को हम यूज करने जा रहे हैं पेवमेंट मटेरियल के फॉर्म में, तो अब उसको हम मिक्स करेंगे बिटुमेन के साथ, या जो भी बाइंडिंग मटेरियल है उसको मिक्स करेंगे। तो एग्रीगेट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छे से उसके साथ बाइंड अप हो जाना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी से हो जानी चाहिए उसकी। वरना आपने क्या किया, मान लिया एग्रीगेट की बाकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छी हैं लेकिन बिटुमेन के साथ चिपक ही नहीं रहा है, बिटुमेन के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है ही नहीं, तो वो अलग ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट्स यूज्ड इन बिटुमिनस पेवमेंट्स शुड हैव लेस एफिनिटी विद वाटर व्हेन कंपेयर्ड टू विद बिटुमिनस मटेरियल्स, अदरवाइज बिटुमिनस कोटिंग एंड द एग्रीगेट विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब एग्रीगेट के साथ अगर आप बिटुमेन जो है उसको ज्वाइन करवा रहे हो, उसका रिश्ता करवा रहे हो अगर आप, तो वो यही चाहेगा कि वो पानी से दूर रहे यहाँ पे, क्योंकि अगर पानी आ गया तो जो एग्रीगेट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, बिटुमेन से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अडेजन विद बिटुमेन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ऐसा एग्रीगेट होना चाहिए जिसकी एफिनिटी विद वाटर, पानी के प्रति जो अट्रैक्शन है उसका एफिनिटी है वो कम होना चाहिए यहाँ पे। सो एडेजन विद बिटुमेन। टफनेस की बात करें तो दोस्तों, टफनेस टर्म आप सभी जानते होंगे अब तक कि टफनेस हम किसको बोलते हैं, सडन लोड जो लगता है, इंपैक्ट जो लगता है, एकदम से व्हीकल अगर किसी एक पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, एकदम से व्हीकल किसी पॉइंट के ऊपर से निकला, तो वो जो लोड उसके ऊपर लगा के जा रहा है वो टफनेस है, ठीक है, उसकी टफनेस है जो वो रेजिस्ट कर रहा है उसको। तो जो सडन लोड लगा वो इंपैक्ट है। आप 5 kg का वेट लेके आराम से अपने हाथ पे रख लीजिए, आप उसको आराम से बियर कर पाएंगे, लेकिन उसी 5 kg के वेट को आप जोर से एकदम ला के इंपैक्ट लगाइए उसका, तब आपको उसको आप शायद ना रोक पाए या आपको चोट भी लग जाए। तो इंपैक्ट लोड हो जाता है मूविंग में, मोशन में जब वो है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स टू इंपैक्ट इज टर्म्ड एज टफनेस। इंपैक्ट जब लोड लगता है उसके ऊपर, तब हम उसको जो वो रेजिस्ट करता है वो कहलाता है टफनेस।
तो जो भी हमारी पेवमेंट्स हैं, रोड सरफेस है, रोड सरफेस पे तो डेफिनेटली यही होने वाला है कि इम्पैक्ट लोड्स ही लगेंगे। ऐसा तो बहुत कम चांस है कि हाँ रोड के ऊपर जाके कोई व्हीकल रुक गया। ज्यादातर व्हीकल्स तो मूविंग मोशन में ही होंगे। जब भी हम रोड को डिजाइन कर रहे हैं तो यही सोच के ही तो करेंगे कि व्हीकल्स मूव करेंगे डेफिनेटली। दैट इज द बेसिक पर्पज कि हम बना रहे हैं रोड। तो इम्पैक्ट लोड को वो सफिशिएंटली रेजिस्ट कर पाए। फिर अगला आता है पॉइंट ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल होने का मतलब है कि बारिश आ गई, रोड जैसे ही आपने जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक अलाउ किया तो पता लगे कि एग्रीगेट्स जो है या टॉप सरफेस वॉर्न आउट हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए वो। वेदर के कारण उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। एडवर्स वेदर के कारण उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस ना आए, वो खराब ना हो, ये ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। साउंडनेस टर्म्स हमने दोस्तों यूज की हुई है। कहां पे यूज किया था साउंडनेस? हमने जब सीमेंट पढ़ रहे थे तो सीमेंट के वॉल्यूम चेंजेस से रिलेटेड हमने वहां पे इस साउंडनेस टर्म का इस्तेमाल किया था। एग्रीगेट्स के लिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, साउंडनेस का मतलब होता है जो वेदर के एक्शंस होते हैं उनको रेजिस्ट कर पाए, उनसे लड़ पाए। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? साउंडनेस कह रहे हैं कि वो कितना साउंड है। एक कॉमन सेंस में भी हम ये कह देते हैं ना कि यू आर साउंड इन योर सब्जेक्ट, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट का सफिशिएंट नॉलेज है, साउंड है आप इस चीज के अंदर। या यू आर साउंड बाय और एटीट्यूड की मतलब आप कूल हैं। ये सारी चीजें मतलब ऐसे हम नॉर्मल टर्म में भी इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। सीमेंट के केस में हम बोलते हैं वॉल्यूम चेंजेस से रिलेटेड कि सीमेंट साउंड हो गई, अनसाउंड है या क्या है, तो मतलब उसमें वॉल्यूम चेंजेस आए या नहीं आए। The aggregates are subjected to physical and chemical action of rain and bottom water impurities therein and that of atmosphere. Hence, it is desirable that the road aggregates used in construction should be sound enough to withstand the weathering. अंग्रेजी में भाई साहब ने क्या कहा? इन्होंने ये बात बोली कि बारिश आएगी तो बारिश में एसिड भी हो सकता है, एसिड रेन भी हो सकती है, वहां पे कोई और केमिकल्स भी हो सकते हैं जो रोड के ऊपर गिर जाएं, सनलाइट भी होगी वहां पे, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और ठंडियों के टाइम पे वहां पे टेम्परेचर लो भी होगा। तो इन सारे चेंजेस के कारण, इन सारे फिजिकल और केमिकल एक्शंस के कारण वो खराब ना हो, ड्यूरेबल रहे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? साउंडनेस कहते हैं। अगला पॉइंट आता है डिलीटेरियस सब्सटेंसेस। जो डिलीटेरियस पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, वो उसमें ना प्रेजेंट हो। ऐसा एग्रीगेट होना चाहिए जिसमें डिलीटेरियस पार्टिकल्स जो हैं वो ना मौजूद हों। अब वो क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं? क्ले लम्प्स हो सकते हैं, क्ले हो सकती है उसके अंदर, सिल्ट हो सकता है उसके अंदर, और ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो सकती हैं, तो ये सब वहां पे ना प्रेजेंट हो। अब एग्रीगेट के क्या क्या टेस्ट होते हैं इनकी बात करते हैं। क्रश, एब्रेजन, इम्पैक्ट, साउंडनेस और शेप टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि आप किसी सैंपल के ऊपर लोड लगाते हैं और उसके बाद सीविंग करते हैं 2.36 mm की सीव से, तो जितना उसका वेट पास हो जाता है 2.36 mm की सीव से, उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे? इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल। ये बिल्डिंग मटेरियल्स में हम एग्रीगेट्स के टेस्ट ऑलरेडी वहां भी पढ़ चुके हैं हम। तो एक बार आप चाहें तो आप बिल्डिंग मटेरियल की क्लास भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये हमने स्पेशल क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि क्रशिंग टेस्ट के अंदर आप लोड लगाते हैं, लोड लगाने के बाद 2.36 mm की सीव से उसको पास करते हैं, और जितना अमाउंट ऑफ वेट पास हो गया डिवाइड बाय कितना इनिशियली आपने वेट कंसीडर किया था, वो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हो जाती है। अब इनका काम क्या आएगा? इनसे रिलेटेड आईआरसी की रिकमेंडेशंस पूछता है आपसे हाईवे इंजीनियरिंग में, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल आप ब्रीफ में ये टेस्ट जो है इनको आप समझ लीजिए। एब्रेजन टेस्ट होता है। एब्रेजन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? हार्डनेस पता करते हैं। लॉस एंजलिस मशीन हम यूज करते हैं। डेविल्स एब्रेजन टेस्ट या डॉरीज एब्रेजन टेस्ट का भी इस्तेमाल हम इसके अंदर करते हैं। इस एब्रेजन टेस्ट के अंदर हम जो 1.7 mm की सीव से जितना वेट पास हो जाता है उसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल से, तो एब्रेजन की वैल्यू आ जाती है। साउंडनेस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि आप मटेरियल जो है, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके कि जो वेदरिंग एक्शन है उसकी ड्यूरेबिलिटी हम चेक करते हैं साउंडनेस के लिए। तो आप जो एग्रीगेट्स हैं उनको क्या कर देते हैं? आप ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग उनकी करवाते हैं, और किस सॉल्यूशन में करवाते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज आर सब्जेक्टेड टू साइकिल्स ऑफ ऑल्टरनेट वेटिंग इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन हो सकता है या मैग्नीशियम सल्फेट का हो सकता है। 16 से 18 घंटों तक हम उसके अंदर उसको डिसॉल्व रखते हैं और उसके बाद ओवन ड्राई करते हैं 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, एक कांस्टेंट वेट तक। ऐसे 5 साइकिल के बाद हम एग्रीगेट्स के वेट में कितना लॉस आया वो हम पता करते हैं,
और अब जो लॉस ऑफ वेट है वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर सोडियम सल्फेट का आपने यूज किया, 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर मैग्नीशियम सल्फेट का आपने यूज किया। एक बार फिर से मैं इन ब्रीफ आपको बता रहा हूं, साउंडनेस टेस्ट में हम उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या किया, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको 16 से 18 घंटे तक रखा, फिर उसको ओवन ड्राई कर लिया, मतलब ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कर रहे हैं आप उसकी। तो 105 से 110 डिग्री तक उसको हीट किया, फिर उसके बाद फिर यही प्रोसेस रिपीट किया आपने। तो ऐसे 5 साइकिल के बाद आप उसका वेट चेक करते हैं, और ये लॉस इन वेट जो होता है वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इम्पैक्ट टेस्ट जो है, इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, ऐसे एग्रीगेट जो कि 12.5 mm की सीव से पास कर रहे हैं और 10 mm पे रिटेन हो रहे हैं, ये आप कंसीडर कर लेते हैं, ये आप ले लेते हैं एक सिलेंड्रिकल स्टील कप के अंदर जिसका डाया होता है 10.2 mm, डेप्थ होती है 5 सेंटीमीटर। इट इज अटैच्ड टू अ मेटल बेस ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। एक इम्पैक्ट, ये दो हैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन हैंडल्स को पकड़ के ऊपर लिफ्ट कर लिया जाता है और बाद में इसका फ्री फॉल होता है। 3 लेयर्स में हम इसको भरते हैं और 25 बार 25 नंबर ऑफ ब्लोज, 25 बार हम क्या करते हैं, उसको हिट करवाते हैं। इस हैमर का वेट होता है 13.5 से लेके 14 kg और इसको हम 38 सेंटीमीटर की हाइट से इसको हम गिराते हैं। टेस्ट इज सब्जेक्टेड टू 15 नंबर ऑफ ब्लोज। आपने क्या किया, 3 लेयर आपने ली, एक लेयर को आपने टेम्पर कर दिया 25 नंबर ऑफ बार, रॉड से आपने उसको हिट किया जब आपने स्पेसिमेन के अंदर उसको भर रहे हैं, फिर दूसरी लेयर ली 25 बार उसको हिट किया, फिर तीसरी ली फिर 25 बार उसको हिट किया। उसके बाद आपने ये यहाँ से इसको लिफ्ट किया, ये हैंडल्स पकड़ के आपने लिफ्ट किया उसको, तो ये जो वेट है नीचे 14 kg का वेट लगा हुआ है, ये वेट आके इस स्पेसिमेन के ऊपर गिरता है 38 सेंटीमीटर की हाइट से, और ऐसा हम करते हैं 15 बार। ऐसा जब 15 बार आपने कर दिया, उसके बाद आप जो एग्रीगेट्स हैं उनको 2.36 mm की सीव से पास करते हैं। तो जितना वेट पास हो जाता है अपॉन जितना इनिशियल लेते हैं आप वेट, वो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कहलाता है। शेप टेस्ट के लिए दोस्तों हम करते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट और दूसरा करते हैं हम इलोंगेशन इंडेक्स। अब क्या होता है फ्लेकीनेस इंडेक्स, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट्स पार्टिकल्स हुज लीस्ट डायमेंशन कम होती है किससे, 0.6 टाइम्स ऑफ देयर मीन साइज। और इलोंगेशन इंडेक्स में हम कहते हैं कि कितना परसेंटेज पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी सबसे बड़ी डायमेंशन, ग्रेटेस्ट डायमेंशन जो है वो 1.8 टाइम्स है उसकी मीन डायमेंशन के। ठीक है, तो दो बेसिक डेफिनेशन जिनके ऊपर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बनता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद आईआरसी की रिकमेंडेशन आती है कि क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सरफेस कोर्स के लिए इट शुड बी लेस देन 30%। क्रशिंग वैल्यू जो है एग्रीगेट की, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%, मतलब 45 से कम होनी चाहिए बेस कोर्स के लिए। एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू 30% से कम रहनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर बियरिंग कोर्स। बिटुमिनस मैकेडम के लिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%। एब्रेजन वैल्यू जो है आप 40% तक की अलाउ करते हैं WBM में, और एब्रेजन वैल्यू ऑफ 35% इज अलाउड फॉर बिटुमिनस एंड कंक्रीट। लॉस ऑफ वेट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सोडियम सल्फेट के केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12%, मैग्नीशियम सल्फेट के केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18%। एक बार आप इन सभी पे नजर मार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एस्फॉल्ट या फिर बिटुमेन की। एक ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस होता है, विस्कस होता है, ये ग्रीस जैसा होता है, जैसे आप कह लीजिए विस्कस होता है, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है बिटुमेन जो होता है, और ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है। एस्फाल्ट क्या होता है, बिटुमेन के साथ जब सैंड एग्रीगेट ये सब मिक्स हो जाता है तब हम उसको कह देते हैं एस्फाल्ट।
बिटुमिन हमें मिलता है डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम या फिर जो नेचुरली अवेलेबल एस्फाल्ट होता है वहां से हमें मिलता है। कोल टार जो मिलता है वो मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक। कोल जो होता है उसको अगर हम हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो हमें कोल टार जो है वो मिलता है। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पे जो बिटुमिन होता है वो सेमी सॉलिड शेप में रहता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट के लिए हम उसको 130 से लेके 175 डिग्री तक हम उसको हीट कर देते हैं। पेवमेंट के अगर ऊपर आप उसको यूज कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, अगर पेवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो पेविंग ग्रेड बिटुमिन बोल देते हैं। अगर आप उसको किसी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं जहां पे आप वाटर प्रूफिंग की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो उसको कह देते हैं हम इंडस्ट्रियल ग्रेड का बिटुमिन कह देते हैं। अब बिटुमिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिटुमिन मटेरियल्स और एस्फाल्ट्स आर एक्सटेंसिवली यूजफुल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बहुत ज्यादा यूज में आता है। आप जितनी भी रोड्स देखते हैं आप बिटुमिन देखते हैं वहां पे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द रोड्स के अंदर। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है और इसकी जो पेवमेंट ग्रेडिंग प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं, पेवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। बिटुमिनस मटेरियल कंसिस्ट ऑफ बिटुमिन विच इज ब्लैक और डार्क कलर्ड सॉलिड और विस्कस सीमेंटियस सब्सटेंस। डार्क इन कलर होता है, स्टिकी होता है, चिपकने वाला सा होता है, सीमेंटियस होता है कि जो एग्रीगेट है और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं पेवमेंट के उनको बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। टार्स आर रेजिड्यूज फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। टार का क्या किया हमने? वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सब का डिस्ट्रक्टिव एयर की एब्सेंस में हम हीट करते जाते हैं, तब उससे हमें टार जो है वो मिलता है। बिटुमेन विल बी डिजॉल्व इन पेट्रोलियम ऑयल्स, जबकि टार जो है वो डिजॉल्व नहीं होता है। कटबैक बिटुमिन क्या होता है? कटबैक बिटुमिन के अंदर हम कुछ और एडिशनल सॉल्वेंट्स डाल देते हैं उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए। 85% ऑफ एस्फाल्ट सीमेंट एंड 15% कटर जो है पेट्रोलियम डिस्टिलेट आप ऐड करते हैं। सॉल्वेंट फ्रॉम द बिटुमिनस मटेरियल इवेपोरेट हो जाता है और बिटुमिन जो है वो बाइंड कर देता है एग्रीगेट को। कटबैक बिटुमिन जो यूज करते हैं कोल्ड वेदर बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे। अलग अलग टाइप के कटबैक बिटुमिन होते हैं, जैसे रैपिड क्योरिंग, मीडियम क्योरिंग, स्लो क्योरिंग। लेस विस्कस कटबैक बिटुमिन मीन्स इट हैज मोर डाइल्यूटेंट प्रेजेंट। जितना ज्यादा डाइल्यूटेंट ऐड कर दोगे आप, जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दोगे आप इसके अंदर, उतना ही वो कम विस्कस हो जाएगा और उसमें बिटुमिन कंटेंट भी कम होगा। मोर विस्कस कटबैक बिटुमिन का मतलब है कि उसमें जो सॉल्वेंट ऐड किया वो कम है और उसमें बिटुमिन कंटेंट जो है वो ज्यादा है। बिटुमिन इमल्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप वाटर ऐड कर देते हो, एक्वस मीडियम में ये प्रेजेंट होता है। सो बिटुमिन इमल्शन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट इन विच बिटुमिन इज सस्पेंडेड इन अ फाइनली डिवाइडेड कंडीशन। फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड कंडीशन में होता है। इन एन एक्वस मीडियम, वाटर के मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें स्टेबिलाईजर्स का हम यूज करते हैं। द बिटुमिन कंटेंट इन द इमल्शन कितना होता है? 50 से 60% होता है। इमल्सीफायर यूज करते हैं आप 0.5% और बाकी जो क्वांटिटी बच गई वो वाटर की होती है। इमल्सीफायर मींस बिटुमिन इन सस्पेंडेड फॉर्म। कहाँ कहाँ यूज आता है इसका? मेंटेनेंस वर्क में हम इसका यूज करते हैं बिटुमिन इमल्शन का। कैन बी यूज्ड इन वेट वेदर एज वेल। सॉइल स्टेबिलाईजेशन इन डेजर्ट एरियाज के अंदर हम इसका यूज करते हैं। टार की आपके पास 5 ग्रेड्स होती हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी एक आध बार ऐसा पूछा हुआ है कि RT5 या कौन सा ऐसा ग्रेड ऑफ टार है जो ग्राउटिंग और वाटर प्रूफिंग में यूज होता है, तो आपका आंसर होगा RT5। तो टार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिला, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में आपने उसको हीट किया कोल को या वुड को, तो आपको टार मिलता है। उससे 5 ग्रेड का टार मिलता है, RT1, RT2, 3, 4 एंड 5। सरफेस ड्रेसिंग के लिए आप यूज करते हैं RT1। सरफेस पेंटिंग इन नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन RT2 यूज करते हैं। रिन्यूअल कोट के केस में RT3 यूज करते हैं, चाहे प्रीमिक्स शिपिंग कारपेट होता है टॉप कोर्स और लाइट कारपेट्स के केस में। अगर आप टार मैकेडम इस्तेमाल करते हैं तो RT4 और ग्राउटिंग और वाटर प्रूफिंग के लिए आप यूज करते हैं RT5। नेक्स्ट आता है बिटुमिनस प्राइमर्स। कहां पे यूजफुल होते हैं वो? दे आर यूजफुल ऑन स्टेबिलाइज सरफेस एंड वाटर बाउंड मैकेडम बेस्ड कोर्सेज। Bituminous primers are generally prepared on roadsides by mixing penetration bitumen with petroleum distillate। इन सबको मिला के हम bituminous primer जो है बना लेते हैं।
फिर आ जाता है मॉडिफाइड बिटुमेन। अब ये सारे जो टर्म्स हैं दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप इनको एक इन्फॉर्मेशन की तरह आप सुन लीजिए, उसके बाद एक बार आप इनको पीडीएफ में रीड कर लेना, फिर क्वेश्चंस करने हैं आपको। ज़्यादातर जो सवाल मिलेंगे आपको वो बिटुमेन के जो टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछते हैं। ये कहानियाँ तो बस ठीक है कि आपको एक जो कनेक्शन है या क्या क्या टाइप के बिटुमेन हो सकते हैं, कैसे कैसे उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ये सब समझने के लिए। जहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो बिटुमेन के अंदर अगर आपको मॉडिफाई करना है तो कुछ और आप एडिशंस कर दीजिए, कुछ और एडिटिव आप डाल देते हैं जिनको बिटुमेन मॉडिफायर्स कहते हैं हम, और वो बिटुमेन की प्रॉपर्टीज को और बेहतर बना देते हैं और अच्छा बना देते हैं। बिटुमेन ट्रीटेड विद दीज मॉडिफायर इज नोन एज मॉडिफाइड बिटुमेन। अब ये मॉडिफाइड बिटुमेन ही है, कोई और यहाँ पे इसको लिंक ना करे किसी से, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड बिटुमेन क्या होते हैं? लोअर ससेप्टिबिलिटी टू डेली एंड सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, कि मॉडिफाइड बिटुमेन होता है टेम्परेचर चेंजेस के अगेंस्ट वो अच्छा विदस्टैंड कर जाता है, टिकाऊ होता है। हायर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एट हाई पेवमेंट टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन शो करता है वो। एज रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, लंबे समय तक चलता है वो। हायर फटीग लाइफ फॉर मिक्सेस, बेटर एडेशन होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रैकिंग होता है। ये सारी बातें इसकी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। बिटुमेन वर्सेस टार की अगर हम बात करें तो बिटुमेन एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, जबकि टार जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है कोल और वुड के। प्योर बिटुमेन जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में या कार्बन सल्फाइड में। टार जो है वो सिर्फ सॉल्युबल होता है किसमें? टोल्यूइन में। सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ बिटुमेन, और उसकी टार की जो क्वालिटी है वो लो होती है। लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है बिटुमेन, जबकि टार जो है टेम्परेचर के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा समय नहीं टिका पाएगा। लेस फ्री कार्बन बिटुमेन के अंदर, टार के अंदर मोर फ्री कार्बन होता है। सो बिटुमेन शुड पोजेस फॉलोइंग डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बिटुमेन में? वो टेम्परेचर के अगेंस्ट रुक जाए, ठीक है, चाहे वो हॉट वेदर में हो, बहुत ही ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स में आप उसको यूज कर रहे हो तो वो सॉफ्ट ना हो जाए या अनस्टेबल ना हो जाए। कोल्ड वेदर के टाइम पे वो ज्यादा ब्रिटल ना हो जाए, क्रैक्स ना आ जाए उसके अंदर। तो बिटुमेन जो है वो आपके टेम्परेचर चेंजेस को रेजिस्ट कर पाए। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड कॉम्पैक्शन शुड बी एडिकेट। विस्कोसिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो आप कटबैक्स का यूज कर लो, सॉल्वेंट्स का यूज कर लो। अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो बिटुमेन का कंटेंट आप बढ़ा लीजिए। देयर शुड बी एडिकेट एफिनिटी एंड एडेशन बिटवीन द बिटुमेन एंड एग्रीगेट्स यूज्ड इन द मिक्स। तो हमने इस बात की तो पहले ही बता दिया आपको कि पेवमेंट बनाना है तो पेवमेंट के लिए अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए किस किस के बीच में? बिटुमेन के बीच में और एग्रीगेट के बीच में। एग्रीगेट जो है उसका ज्यादा जो एफिनिटी होनी चाहिए वो बिटुमेन के लिए होनी चाहिए, वाटर के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना इनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो खराब हो जाती है। अब बिटुमेन के ऊपर टेस्ट आते हैं और इन टेस्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये मैं टेस्ट के साथ साथ आपको बताता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। पहला टेस्ट आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट जो आप करते हैं वो पेनिट्रोमीटर यूज करते हैं आप इसके लिए। क्या यूज करते हैं आप? पेनिट्रोमीटर आप इसके लिए यूज करते हैं। हार्डनेस को मेजर करते हैं, कितना हार्ड है या सॉफ्ट है बिटुमेन, किस टर्म्स में? टेंथ्स ऑफ अ मिलीमीटर, 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर के अंदर हम इसको यूज करते हैं। विच अ स्टैंडर्ड लोडेड नीडल विल पेनिट्रेट वर्टिकली इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेट कर जाता है ये आपका पेनिट्रोमीटर जो है, जो आपको राइट साइड में इमेजेस में भी दिखाई दे रहा है, वो नोट करते हैं। वाटर बाथ उसके आसपास हम यूज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि बिटुमेन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। तो टेम्परेचर के साथ उसकी प्रॉपर्टीज बदले ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम टेस्ट करते हैं। द डिस्टेंस which the needle penetrate into bitumen is known as penetration of the bitumen and is measured by a gauge। इन गेज के अंदर हम यहाँ पे मेजर करते हैं कितना डिस्टेंस ये जो आपकी नीडल है पेनिट्रेट कर गई बिटुमेन के अंदर। अब इसका डेजिग्नेशन क्या होता है? अगर हम कहते हैं 30/40 का बिटुमेन है तो इसका मतलब क्या है कि पेनिट्रेशन वैल्यू जो है वो 30 से लेके 40 के बीच में लाई कर रही है। 80/100 का मतलब क्या है कि 80 से लेके 100 के बीच में जो पेनिट्रेशन की वैल्यू है वो लाई कर रही है। तो 30/40 वाला यूज करते हैं हम हॉट क्लाइमेट में, 80/100 वाला यूज करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। और ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है कि 30/40 का मतलब क्या है या 80/100 का मतलब क्या है।
डक्टिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना डक्टाइल है, कितना टूटने से पहले कितना इलोंगेट हो सकता है कोई मटेरियल, तो ये हमारा क्या होता है, डक्टिलिटी का टेस्ट होता है। माइल्ड स्टील के ऊपर भी हम डक्टिलिटी टेस्ट जो है वो करते हैं। अब डक्टिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन दैट परमिट्स इट टू अंडरगो ग्रेट डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन, कितना ज्यादा इलोंगेशन उसमें आ सकता है, कितना ज्यादा वो डिफॉर्मेशन दिखा सकता है, ये क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। अब सवाल आपसे क्या पूछता है, सवाल तो आपसे ये पूछता है कि कम से कम डक्टिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू जो है वो 75 सेंटीमीटर बताई गई है। डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन, ductility is the property of bitumen that permits it to undergo great deformation. Ductility is defined as the distance in centimeter to which a standard sample or briquette of the material will be elongated without breaking, जो आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इलास्टोमर्स का आप यूज करते हैं इसके अंदर। Ductility will be measured at the point where bitumen breaks. मिनिमम डक्टिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 20 जो आपकी 75 सेंटीमीटर होती है। गुड क्वालिटी बिटुमेन होगा तो उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लो क्वालिटी का है, तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक सवाल जो पूछा जाता है वो पूछता है आपसे कि जो डाया ऑफ स्टील बॉल होता, स्टील जो बॉल्स आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, उसका डाया क्या होता है, तो वो होता है 0.95 सेंटीमीटर होता है। एसएससी में पूछा गया है, याद रखना है। Softening point denotes the temperature at which bitumen attains a particular degree of softening under specifications of test. एक कितना टेम्परेचर वेरिएशन आने पर वो बिटुमेन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कहते हैं। इट इज परफॉर्म टू नो द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर के आने पर कितना वो जो चेंजेस दिखाएगा, कितना सॉफ्ट हो जाता है, किससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ये हम देखते हैं इस टेस्ट की मदद से। रिंग एंड बॉल एपरेटस हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, पहला हमने बताया डायमीटर ऑफ स्टील बॉल जो इसके अंदर आप यूज करते हैं वो 0.95 सेंटीमीटर। दूसरा रिंग एंड बॉल एपरेटस आप इसके अंदर यूज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो इस एपरेटस के अंदर यहाँ पे ये जो आपकी स्टील बॉल्स रखी हुई होती हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या करेगी, यहाँ पे बॉल्स जो हैं इससे नीचे फॉल कर जाती हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि उस टाइम इस पे आ गया, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट आ जाता है। जनरली सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन 35 से 70 डिग्री पे हम कंसीडर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पिग्नोमीटर से हम टेस्ट कर सकते हैं। वेट ऑफ बिटुमेन ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि हमें पता है यूनिट वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर आप लिख देते हैं 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। बिटुमेन की 0.97 से लेके 1.02 तक होनी चाहिए, टार की 1.1 से 1.29 के बीच में होती है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, चलिए अब देखिए विस्कोसिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है, विस्कोसिटी आप सभी को पता है, जैसे कि हम फ्लूइड में भी बात करते हैं, कोई दो लेयर्स अगर फ्लो कर रही हैं फ्लूइड की, तो उन लेयर्स के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो विस्कोसिटी टेस्ट के अंदर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कितना वो रेजिस्ट करता है फ्लो को रेजिस्ट करता है, वो हम कहते हैं विस्कोसिटी। द टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ बिटुमेन। ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो विस्कोमीटर आपको ये अपरेटस भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता है विस्कोसिटी विस्कोमीटर आप यूज कर सकते हैं। आर यूज टू इनडायरेक्टली फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाइंडर्स लाइक कटबैक एंड इमल्शंस। किस टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हैं विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, टाइम की फॉर्म में आप इसको बताते हैं। इज द टाइम टेकन बाय 50 ml ऑफ बिटुमेन मटेरियल, 50 ml का अगर आपने बिटुमेन मटेरियल लिया तो उसको आपने उस ऑरिफिस से आपने पास किया
under standard test conditions and specified temperature. Viscosity of a cutback can be measured with either 4.0 mm orifice at 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 mm का orifice हो सकता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, 50 ml बिटुमेन लेना है। ऑरिफिस ऑफ जो आपका कप है उसका जो ऑरिफिस है, छेद है, उससे वो पास करता है। तो कितना टाइम वो ले रहा है, इससे हम उसको पता करते हैं। बिटुमेन ना तो बहुत ज्यादा विस्कस होना चाहिए, ना ही बहुत कम विस्कस होना चाहिए। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है कि कौन से अपरेटस से हम करते हैं। तो पेंस्की मार्टिन अपरेटस हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट में। आपने अपने कॉलेज के दिनों में भी इसके ऊपर टेस्ट किया होगा। सो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट ये क्या बताता है आपको, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट आपको बताता है कि किस टेम्परेचर पे बिटुमेन जो है वो सस्टेन कर जाएगा, फायर नहीं आएगी उसमें। तो फ्लैश क्या होता है, फायर क्या होता है, इसकी बात करते हैं अभी। इट इज बेसिकली सेफ्टी टेस्ट विच मीन्स टिल व्हाट टेम्परेचर बिटुमेन कैन बी इजीली यूज्ड विदाउट एनी डिफिकल्टी। द फ्लैश पॉइंट एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ द बिटुमेन मोमेंटरीली कैचेस फायर। आप हीट कर रहे हैं बिटुमेन को, तो उसमें किस मोमेंट के ऊपर जस्ट एक फ्लैश आया, आग जली और बुझ गया, ऐसा एक फ्लैश आया, उसकी वेपर्स जली बेसिकली, तब हम कहते हैं ये फ्लैश पॉइंट आ गया। फायर पॉइंट का मतलब कि कम से कम कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो बिटुमिनस मटेरियल जो है इग्नाइट हो गया, जलना शुरू कर गया। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट हम करते हैं पेंस्की मार्टिन अपरेटस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे। सॉल्युबिलिटी का जो टेस्ट होता है, अब हमने पहले ही बात कर ली कि सॉल्यूबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, कार्बन सल्फाइड के अंदर बिटुमेन। तो 99% ऑफ प्योरिटी बिटुमेन इज रिक्वायर्ड अगर वो सॉल्यूबल हो जाता है उसमें। तो इससे हम उसकी प्योरिटी को चेक कर पाते हैं। अगर बिटुमेन को सॉल्यूबल कराना है तो वो 99% प्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। वाटर कंटेंट टेस्ट का मतलब कि वाटर कंटेंट जो है बिटुमेन के अंदर 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाय इट्स वेट। अगर हम बिटुमेन को हीट करें तो 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए बाय वेट उसके अंदर। फिर दोस्तों आगे आता है हमारा मार्शल मिक्स डिजाइन, और फिर पेवमेंट के डिजाइन आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पेवमेंट आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और साथ ही साथ इसमें करेंगे दोस्तों और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो आपका सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो आपको सिंपल सा काम करना है। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेनी है। क्यों कह रहा हूं मैं ये आपको, अनअकैडमी की ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, उस पर आपको क्या करना है, सिंपल सर्च करना है संदीप जानी। अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं unacademy.com पे। उसके बाद आपको वहां पे दिखेंगी अलग अलग सेगमेंट्स दिखेंगे। कौन कौन से सेगमेंट दिखेंगे, वहां पे आपको दिखेगा एसएससी का, वहां पे आपको दिखेगा यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का, और वहां पे आपको दिखेगा साथ ही में स्पेशल क्लासेस भी आपको दिखेंगी। फिर उसके बाद आपको गेट का भी दिखेगा। तो स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो स्पेशल क्लास के अंदर आपको जाना है। स्पेशल क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस स्पेशल क्लास में दोस्तों मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वहां पे पढ़ा रखे हैं, डिटेल में पढ़ा रखे हैं। ईएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो तक वहां पे आपको करवा रखे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स का मैं बता देता हूं, बाकी एक बार आप खुद जाके आप चेकआउट करना वहां पे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत हेल्प हो जाएगी उसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पे हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्पेशल क्लास ली थी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्पेशल क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है, 1-2%, 5% की मैं बात नहीं कर रहा कि जो बिल्कुल ही एकदम आउट ऑफ द सिलेबस हो जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एक आध एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो सिलेबस होता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लें, मेजॉरिटी 95% जो आपका सिलेबस है वो उसको कवर अप करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं हर टॉपिक को हमने वहां पे टचअप किया है। आईईएस के आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे किए हैं। कम से कम इसके होंगे 23 से 25 सेशन होंगे, तो आप उन सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं 1 बाय 1। और अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी दिक्कत भी लगती है, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डर है कि मुझे तो नहीं आता, पता नहीं कैसा सा सब्जेक्ट है, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। इफेक्टिव वे में आपको सब कुछ समझ आएगा अलॉन्ग विद क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन वहीं पे वहीं। तो टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किया, और आप अपनी तैयारी जो है वो और स्ट्रांग कर सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेम तरीके से वहां पे हमने सॉइल मैकेनिक्स की भी स्पेशल क्लास जो है वो ले रखी है। आपको कुछ नहीं करना, स्पेशल क्लासेस में वहां पे लिखा होगा व्यू ऑल, ठीक है। तो व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको
खूब सारी क्लासेस दिख जाएंगी। तो वहां पे आपको सॉइल मैकेनिक्स जो है वो सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स की भी आपको वहां पे क्लासेस मिलेगी। हाल ही में पिछले 3 दिन के अंदर अंदर ही हमने उसके फ्लूइड मैकेनिक्स का एक रिवीजन क्लासेस भी रखी है, 6 क्लासेस के अंदर उनको कवर किया है। उसके बाद उसके टेस्ट भी हैं, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का ईएससी क्वेश्चंस के टेस्ट भी लिए हुए हैं वहां पे, एसएससी क्वेश्चंस के भी वहां पे टेस्ट हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। 5 से 6 टेस्ट वो हैं। इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर जो हम टेस्ट पढ़ते हैं वहां पे, डेली बेसिस के ऊपर डेली सुबह 8 बजे जो है स्पेशल क्लास होती है, जिसके अंदर हम ईएससी के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो करते हैं टेस्ट के फॉर्म में। तो आप खुद अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको इंस्टेंटली उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे मिल जाता है, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी वहीं पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कितनी सारी चीजें जो हैं वो आप प्रोग्रेस में रख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो सारी चीजें आप जो है कवर अप करते चलेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जो आपको अनअकैडमी की ऐप के ऊपर वहां पे मिल जाएंगे। तो इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको, उसके लिए तो कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत भी नहीं है। पहले आप देखिए, आप क्लासेस अटेंड करिए, आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आपको समझ आता है कि हाँ क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं है, क्या चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे, जो भी स्पेशल क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप एक बार ध्यान जरूर दे लेना, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को वहां पे बहुत ही इफेक्टिव वे में करवा रखा है मैंने। तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए आपको अब वेट करने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है तो मैं कहाँ पढूं। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे क्या करें, सिंपल, यूट्यूब पे आपको वाईफाई स्टडी सर्च करना है, जहां पे आप अभी हैं तो वाईफाई स्टडी में जाएंगे। वाईफाई स्टडी में ऊपर ही ऊपर राइट साइड में आपको दिख जाएगा प्ले लिस्ट, दिख जाएगी। तो प्ले लिस्ट में जाना है आपको, और प्ले लिस्ट में जाके आपको वहां पे दिख जाएंगी एसएससी 2018, 19, 20, इनकी प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी। 19 की या 20 की तो अभी नहीं है, अभी जो चल रही है क्लासेस, तो ये 2 प्ले लिस्ट दिखेंगी आपको। वहां पे आरआरबी की भी प्ले लिस्ट दिख जाएंगी, रेलवे की जो पुरानी प्ले लिस्ट है वो भी दिख जाएंगी। उनके अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग की जो क्लासेस हैं वो दिखेंगी वहां पे, वहां भी क्लासेस पढ़ी हैं, सारे सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएंगी। तो इसके अलावा आपको जो भी जितना भी पीडीएफ मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल है आपके पास, आपको जो सर्च करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्रिपेयर नहीं कर पाए। अब आगे बात करें दोस्तों, आने वाले जो 2 महीने हैं उनकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो उनके लिए कल मैं एक खास वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे आने वाले 2 मंथ के अंदर, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसमें, और 2 मंथ्स को हम कैसे यूटिलाइज करें। अभी मैं 2 मंथ्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मान के ये चलते हैं अक्टूबर एंड के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन 2 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है। अब उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहले तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, सोचा ही नहीं था कि यहाँ पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे, या मैं ये कह लूं कि वो अपने आप को वीक समझ रहे हैं। तो वीक तो नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली अगर आपने सोच लिया कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो कैसे करें, 2 महीने सफिशिएंट होते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर आपके पास है। उसके बाद कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ रखा था, सो मतलब ठीक ठाक तैयारी थी उनकी। फिर कुछ ऐसे थे जिन्होंने एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ रखा है उन्होंने, तो अब उन्होंने रिवाइज भी कर रखा था, उन्होंने सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए थे। तो जब लॉकडाउन लगा तब उनके सामने एक चैलेंज था कि यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा, पढ़ तो रखा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि जो हमने पढ़ ली, जो हमने मेहनत कर ली वो यूटिलाइज नहीं हो रही। तो उसके लिए तो दोस्तों अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया था, वे आउट निकाल ही लिया था कि हम ईएससी के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो हमने पढ़ रखा है उसमें नॉलेज और ब्रशअप हो जाए और बेहतर हो जाए वो, ताकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए हम बना सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जो उससे छोटा लेवल है डेफिनेटली हम उसको क्रैक कर ही सकते हैं, तो उनकी हम कर सकते हैं तैयारी। लेकिन अब जो आने वाले 2 महीने हैं दोस्तों वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। वो ज्यादा क्रिटिकल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जाते हैं ना, वैसे वैसे उस एग्जाम की अप्रोच से पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और 15 दिन बचे हैं, और 15 दिन पहले अगर आप गेट के क्वेश्चन उठा के बैठ गए कि मैं तो एसएससी के एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो गलत अप्रोच है आपकी। ठीक है, जैसा एग्जाम वैसी उसकी तैयारी, जिस टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जो भी आपको पसंद आती है, जहां से भी आपको सूटेबल लगता है आप ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी आप निराश हो जाते हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे तो इतने ही बन रहे हैं, मैंने तो सारी क्लासेस ले ली, मैंने तो पढ़ भी लिया। तो ये भी हो सकता है कि हाँ आपने रिवाइज नहीं किया हो या आपको वो टॉपिक आता नहीं हो, इसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। लेकिन अगर आपने रिवाइज भी कर रखा है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ भी रखा है, आप देखो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, आपके पास सिलेबस रहता है, आप देखते हैं कि सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, क्या आपने पढ़ा है,
तो उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब या तो ये है कि आपने रिवाइज नहीं किया, आपने रिवाइज किया है तो या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन है वो उस एग्जाम के पैटर्न का है ही नहीं, हो सकता है वो हायर लेवल का क्वेश्चन है, वो गेट का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप एसएससी में उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अप्रोच भी थोड़ी सी गलत हो जाती है जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आते हैं। एग्जाम में टाइम है तो बेहतर है, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन करो, टफ क्वेश्चन भी करो। ईएससी के क्वेश्चन हम करे थे जैसे हमने, और ईएससी के हमने तो वो क्वेश्चन किए थे जो आपके एग्जाम में, एसएससी में और स्टेट एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इन डेप्थ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एग्जाम में बहुत सारा टाइम है तो। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास में आ जाए तब हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, उसी एग्जाम के ऊपर सेंटर्ड होनी चाहिए। वहां पे किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं, उसके ऊपर ही हमें फोकस्ड रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बने रहिए, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, और अनअकैडमी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे कल के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 2 महीनों की स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।